बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। ये टॉपिक बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, नो डाउट। बट आपको ये अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली समझ जाएंगे कि हमारी अपनी बॉडी जो है वो कैसे खुद को स्टेबल रखती है। तो इन सिंपल वर्ड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैलेंस इनसाइड द बॉडी। तो इसका पर्पज़ हम देख लेते हैं कि अगर ये टॉपिक हम पढ़ते हैं तो इसके बाद आपको पता ये चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं और कोऑर्डिनेट करके ये कैसे खुद को बैलेंस मेंटेन रखते हैं। यानी इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो चले हम शुरू ले रहे हैं। तो दी वन बाय वन देखते हैं सेंटेंस को। फर्स्ट सेंटेंस है जी, द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क इन कोऑर्डिनेशन। यानी कि जो जिस्म के ऑर्गन हैं और ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट के साथ काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? ताकि जिस्म के अंदर जो एक स्टेबिलिटी है, जो स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन किया जाए। यानी यहाँ ऑर्गन से मुराद हमारे बॉडी के जो आप समझ लें को एक टीम है, तो टीम के क्या होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अगर जो एक हमारी बॉडी सिस्टम्स के साथ मिलकर बनी हुई है ऑर्गन सिस्टम से, तो उसके जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स होंगे वो मेंबर्स की तरह होंगे। यानी जैसे दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, एक्सेट्रा। और ऑर्गन सिस्टम वो बड़े बड़े नेटवर्क हैं जो कई ऑर्गन्स को मिलाकर बनते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आप ले लें, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी हम सिस्टम्स पढ़ चुके हैं, तो ये सब सिस्टम्स अकेले काम नहीं करते बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ताकि जिस्म के अंदर टेम्परेचर, पानी की मिकदार कितना रखना है, कितना अगर हम ज़्यादा पीते हैं तो ज़्यादा यूरिन की शक्ल में खारिज होता है, एनर्जी के कितनी रखनी है, और दूसरे फैक्टर्स बैलेंस में रहे। तो इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब ये कि हमारी बॉडी का भी एक इन्वायरमेंट है। जैसे बॉडी टेम्परेचर जो है वो तकरीबन नॉर्मल रेंज में 37 तक रहती है, या ब्लड प्रेशर कितना रखना है, शुगर लेवल कितना रखना है, तो इट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारा जिस्म अंदरूनी हालात को जो है वो कांस्टेंट रखता है और कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। ऊपर नीचे थोड़ा सा नो डाउट हो जाता है, लेकिन उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा कि बाहर गर्मी कितनी ज़्यादा हो जाती है समर वेकेशन में या समर में, तो हमारा जो जिस्म है वो पसीना निकालकर टेम्परेचर को कम करता है। और अगर सर्दी हो जाए तो शिवरिंग के ज़रिए, जब हम शिवरिंग कर रहे होते हैं तो उसके ज़रिए बॉडी को गर्म रखने की कोशिश कर रहा होता है। तो होम्योस्टेसिस दो लफ्ज़ से मिलकर बना होता है, होमियो और स्टेसिस। होमियो का मतलब होता है सेम, यानी एक जैसा, और स्टेसिस का मतलब होता है कंडीशन या स्टेट को कहते हैं, यानी एक जैसी हालत को बरकरार रखना। यानी कि होमियो मतलब सेम रखना और स्टेसिस मतलब कंडीशन को, हालत को एक जैसा रखना। तो homeostasis is defined as the ability of organism to maintain a stable internal environment of the body। यानी कि कह रहे हैं कि होम्योस्टेसिस को अगर हम डिफाइन करें तो यूँ किया जाता है कि किसी जानदार की ये सलाहियत, ये एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन, यानी कि वो स्टेबल रखे, वो बैरूनी माहौल में तब्दीलियों के बावजूद अपने जिस्म के अंदरूनी जो माहौल है उसको स्टेबल रखे। यानी इसका मतलब यह है कि चाहे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा धूप हो, बारिश हो, लेकिन हमारा जिस्म जो है वो अपने सिस्टम्स के ज़रिए अंदरूनी इन्वायरमेंट को एडजस्ट कर लेता है और करने की कोशिश करता है और नॉर्मल कंडीशन बरकरार रखता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी हमारे जिस्म के जो बाहर का माहौल है, जैसे टेम्परेचर हो गया, वेदर किस तरह का हो रहा है, फूड अवेलेबिलिटी किस तरह की हो रही है, तो ये बदलते रहते हैं। लेकिन जिस्म अंदर से स्टेबिलिटी जो है वो उसको स्टेबल रखता है। तो एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेसिस इंक्लूड रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड पीएच लेवल्स। कह रहा है कि होम्योस्टेसिस के एग्जांपल्स में ये शामिल हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ब्लड शुगर को बैलेंस रखना और पीएच लेवल को जो है वो मेंटेन रखना। तो टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होती है? कभी पसीना आकर, कभी शिवरिंग होकर उस ब्लड यानी कि हार्ट किस तरह से पंप कर रहा है उस तरह से वो ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है, या ब्लड शुगर को किस तरह इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन की वजह से, ठीक है, और इस तरह जो है ना वो सारे उसको बैलेंस रखे हुई होती है बॉडी को। तो होम्योस्टेसिस प्लेज अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग। यानी होम्योस्टेसिस और वेल बीइंग, यानी कि होम्योस्टेसिस जो है वो वेल बीइंग कहते हैं खुशहाली को, खुशहाली और ओवरऑल सेहत को जो है वो बरकरार रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। यानी अगर जिस्म में बैलेंस ही ना रहे तो इंसान ना सेहतमंद रह सकता है और ना ही सही तरीके से वो ज़िंदगी गुजार सकता है।
ये प्रोसेस हमारी बॉडी को डिजीज से भी बचाता है और नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज को पॉसिबल बनाता है। अगर ये ना हो तो फिर आप खुद सोचें कि हमारी बॉडी तो जो नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज हैं वो पॉसिबल ही ना हो। तो वेलबींग जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका मतलब है कि मुकम्मल सेहत, यानी जिस्मानी, ज़हनी, दिली हर तरह से सुकून होना। तो ईच सेल इज़ अ सोफिस्टिकेटेड मशीन दैट प्लेज ए प्रिसाइज रोल विद इन द बॉडी। हमारे जिस्म का कह रहा है कि हर सेल एक आला दर्जे की मशीन की तरह है, जो जिस्म के अंदर एक ख़ास तरह का जो है वो काम कर रही होती है। तो सेल को अगर आप छोटी-छोटी फैक्ट्री समझ लें, तो हर सेल जो है वो उसके पास अपना ख़ास काम होता है। जैसे मसल सेल जो है वो होते हैं हरकत करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। नर्व सेल जो होते हैं वो पैगाम पहुँचाने के लिए होते हैं। ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन ले जाने के लिए सेल तक वो काम करते हैं। तो अगर पूरा जिस्म सही तरीके से काम ना करे, यानी कि अगर ये सारा कुछ सही तरीके से काम ना करे, तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर ये होम्योस्टेसिस है, अगर ये इसमें कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग आ जाए तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर सोफिस्टिकेटेड का मतलब है बहुत ज़्यादा एडवांस या हाईली ऑर्गेनाइज्ड। The proper functioning of cell is possible only when extracellular conditions such as temperature, pH, etc. जो है वो हम देखते हैं कि सेल इस वक्त, यानी कि सेल का सही काम करना सिर्फ इस वक्त पॉसिबल हो सकता है जब इसके इर्द गिर्द के हालात, जैसे वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर हो गया, पीएच होगी, साल्स, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मकदार जो है वो नॉर्मल रेंजेस में हो। यानी होम्योस्टेसिस जो है वो उसको नॉर्मल रेंज में ही रखने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन का मतलब है सेल के बाहर का माहौल, यानी सेल के बाहर फ्लूइड्स में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, साल्स वगैरह की एक स्पेसिफिक मकदार होनी चाहिए। और अगर ये ज़्यादा या कम हो जाए तो सेल जो है वो अपना जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो प्रोटीन डैमेज हो सकती है। ग्लूकोज अगर कम हो जाए तो एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को। और अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो रेस्पिरेशन वगैरह रुक जाती है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर का जो फ्लूइड है या एनवायरनमेंट है उसको, वो तो चेंज होगा, लेकिन उसके बावजूद जो बॉडी के अंदर का वो एक सिस्टम है उसको मेंटेन रखना। यानी व्हेन वी डू हार्ड वर्क, तो क्या होता है, आवर मसल्स प्रोड्यूस हीट। जब हम सख्त मेहनत कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं वो हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिससे टेम्परेचर जो है वो बॉडी का बढ़ जाता है। एक्सरसाइज या हार्ड वर्क जब हम करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि बॉडी जो है वो कैसे जो है ना वो मसल हीट अप हो जाते हैं, या तो फिर इसके लिए एनर्जी भी जाहिर सी बात है चाहिए होगी। यानी कि एक्सरसाइज के दौरान मसल ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, तो इस एनर्जी के साथ साथ हीट भी बनती है। तो यही जो है वो हीट जो है वो जिस्म का टेम्परेचर जो है वो ऊपर ले जाती है, इसीलिए हमें एक्सरसाइज के बाद जो है वो पसीना आने लगता है। तो इन सच सिचुएशन द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन द ब्रेन सेंड्स मैसेज टू स्वेट ग्लैंड्स। इसी सूरत में कह रहा है कि दिमाग का जो टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला एक पार्ट है जिसे स्वेट ग्लैंड्स कह रहे हैं, उसको मैसेज भेजा जाता है या भेजता है कौन, दिमाग जो है कि वो ज़्यादा पसीना निकालें, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी वो ठंडी हो सके। तो स्वेट ग्लैंड वो छोटे-छोटे ग्लैंड्स हैं जो स्किन के अंदर होते हैं और पसीना निकाल रहे होते हैं। तो एज़ अ रिजल्ट स्वेटिंग अकर्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स टू नॉर्मल। तो इसी के दौरान कह रहा है कि नतीजे में क्या होता है, रिजल्ट में स्वेटिंग ग्लैंड जो है वो स्वेटिंग अकर यानी कि पसीना आता है और द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल्स, और जो जिस्म का टेम्परेचर है वो वापसी नॉर्मल हालत में आ जाता है। तो पसीना जो है बेसिकली स्किन से इवेपोरेट होता है, यानी बुखारात बनकर उड़ रहा होता है। तो जब पानी इवेपोरेट होता है तो आप जानते हैं केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं ये सारा कॉन्सेप्ट, तो वो हीट को अपने साथ लेके जाता है, जिससे जिस्म का जो टेम्परेचर होता है वो कम होकर नॉर्मलाइज हो जाता है। तो व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स द टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, यानी कि जब जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है तो टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला जो ब्रेन है उसका जो एक पार्ट है ब्रेन का, वो मसल्स को मैसेज भेज रहा होता है। यही वो हाइपोथैलेमस है जो मसल को सिग्नल भेजता है कि अब बॉडी को हीट चाहिए ताकि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, शिवरिंग अकर्स टू जनरेट हीट। तो इसके नतीजे में जो शिवरिंग यानी कि जो कांपने का अमल होता है वो स्टार्ट होता है ताकि हीट जो है उसको प्रोड्यूस किया जाए। तो शिवरिंग असल में मसल की वेरी फास्ट कॉन्ट्रैक्शन आप समझ लें, या उसकी एक जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो जो बार बार सिकुड़ते हैं और फिर फैलते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हीट जो है
एनर्जी इस्तेमाल होगी और उससे हीट प्रोड्यूस होगी जो जिस्म को दोबारा गर्म कर देती है। तो व्हेन वी ड्रिंक जूस ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि ग्लूकोज लेवल राइजेज। जब हम जूस पीते हैं तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार जो है वो क्या करती है, बढ़ जाती है। यानी जूस में शुगर ग्लूकोज होती है, शुगर, तो जैसे ही वो ब्लड में अब्ज़ॉर्ब होती है तो वो ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। ये ख़तरनाक हो सकता है अगर बॉडी इसको कंट्रोल ना करे, यानी कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ग्लूकोज जो है वो एक सिंपल शुगर है जो बॉडी की जो एनर्जी है उसको या बॉडी की जो एनर्जी सोर्स है वो है, या मेन एनर्जी सोर्स आप समझ लें। तो इन दिस सिचुएशन पंक्रियाज क्या कर रहा होता है, रिलीज हार्मोन इंसुलिन इन ब्लड। यानी ऐसी सूरत में पंक्रियाज जो है वो ब्लड के अंदर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन खारिज कर रहा होता है। तो ये पंक्रियाज एक ग्लैंड है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के करीब तकरीबन होता है, हमने लास्ट में पढ़ा भी था। तो इस सिस्टम का काम ये है कि इंसुलिन हार्मोन बनाता है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि ये ब्लड में जाता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो प्रोड्यूस हो रही होती है या जो बॉडी में ज़्यादा होती है उसको कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन वो हार्मोन है जो ग्लूकोज को सेल्स में यानी कि इनसाइड जाकर या बॉडी में जाकर सेल के अंदर जाकर क्या करता है, यानी कि सेल्स में इनसाइड ले जाने में मदद करता है ताकि वो एनर्जी बन सके। यानी कि ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाता है ताकि ग्लूकोज कम हो जाए और एनर्जी बन जाए। दिस हार्मोन लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल। ये वाला हार्मोन फिर ब्लड में जाकर ग्लूकोज की मकदार को नॉर्मलाइज करता है। तो इंसुलिन ब्लड में ज़्यादा हो तो वो ग्लूकोज को कम करता है। कैसे कम करता है? यहाँ तो वो सेल्स के अंदर भेज देता है ग्लूकोज को, इंसुलिन हार्मोन, या इसे फिर जो है वो यानी कि ग्लाइकोजन की शक्ल में लीवर और मसल वगैरह को यानी कि भेज देता है कि इसको स्टोर कर लिया जाए ग्लाइकोजन की शक्ल में। इस तरह जो है वो ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाती है। तो ग्लाइकोजन जो है वो बेसिकली ग्लूकोज की ज़ख़ीरा शुदा फार्म या स्टोर फार्म है और वो लीवर और मसल में महफूज हो रही होती है। तो आगे कह रहा है कि व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज आवर मसल नीड मोर ऑक्सीजन। यानी जब हम सख्त वर्जिश करते हैं तो मसल जो है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सरसाइज के दौरान मसल बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये एनर्जी बनाने के लिए यानी कि जब ये मसल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर अगर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है तो एनर्जी और बननी चाहिए। तो फिर एनर्जी और बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और ये ऑक्सीजन जो है वो मसल को नॉर्मल से ज़्यादा चाहिए होती है ताकि वो और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो इसलिए ऑक्सीजन नॉर्मल से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। तो इन सच कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट आर इंक्रीज। तो एनर्जी या ऑक्सीजन अगर चाहिए बॉडी को तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी? जो हार्ट बीट है वो ब्लड के ज़रिए से ऑक्सीजन लेके जाएगा ना मसल तक, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से। तो इन सच कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट आर इंक्रीज। यानी कि ऐसी हालत में सांस लेने की जो रफ्तार है और या दिल की धड़कन है वो कह रहा है कि वो बढ़ जाती है। तो ब्रीथिंग तेज़ होने से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाती है और हार्ट बीट से जो है वो तेज़ यानी कि ऑक्सीजन और फूड जल्दी जल्दी मसल तक पहुंचता है और ये दोनों प्रोसेस मिलकर मसल को कंटिन्यू काम करने के लिए फ्यूल आप समझ लें कि वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग मतलब कि एक मिनट में कितनी ज़्यादा बार सांस हम लेते हैं, यानी कि रेट ऑफ ब्रीथिंग यानी कि एक मिनट के अंदर अंदर कितनी दफ़ा हम सांस ले रहे हैं। तो हार्ट बीट कहते हैं कि दिल की धड़कन की स्पीड, यानी वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को जो ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करती है। तो आगे हम देखते हैं एक्सेलरेटेड ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल फॉर कंटिन्यूस वर्क। यानी कि तेज सांस लेना और फिर दिल की धड़कन मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करना ताकि वो मुसलसल काम कर सकें। तो यही वजह है कि जब हम दौड़ते हैं या हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो सांस जो है वो हमारी फूल जाती है और फिर दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है। ये बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है। तो मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई देने का जो है वो एक। तो अब हम ये होम्योस्टेसिस का जो टॉपिक है इसमें से हम देख लेते हैं कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि डिफाइन होम्योस्टेसिस, यानी कि ये जो मैंने हाईलाइट किया ये सारी डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और साथ ये भी पूछ सकता है कि गिव 2 एग्ज़ाम्पल, ये काफ़ी ज़्यादा उसने एग्ज़ाम्पल शेयर की हुई है, इसमें से 1-2 एग्ज़ाम्पल आपने अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद आ जाता है कि हाउ डज़ द बॉडी मेंटेन टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सरसाइज़, यानी कि स्वेटिंग है बेसिकली जो हो रही होती है व्हेन टेम्परेचर राइज़ेज़, या फिर शिवरिंग होती है जब टेम्परेचर फॉल हो रहा होता है। अब हम इसको टेबल में भी देखेंगे जो डायग्राम बनी हुई है कि कैसे हो रहा होता है बॉडी टेम्परेचर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसुलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में जो इंसुलिन का रोल है वो कैसा है या क्या होता है? तो ये आप देख लें। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं जो 5.6 है होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री है। अब हम देख लेते हैं इसके राइट साइड पर जो कॉलम बने हुए हैं, जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये क्या कह रहा है? तो बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव 37 डिग्री, कह रहा है कि जब जिस्म का जो दर्जा हरारत है या बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से ऊपर चला जाए तो क्या होता है। यानी ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब गर्म मौसम में हो सकता है, या ज़्यादा एक्सरसाइज जब हम करते हैं तब हो सकता है, या बुखार की वजह से। चलें, जब भी ये हो गया तो जब हीट ज़्यादा बने तो जिस्म को उसे कम करना पड़ता है। अब इसके नीचे जो अपना एक ब्लॉक बना हुआ है उसमें देख लेते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है? स्वेट ग्लैंड क्रिएट स्वेट। तो इस सूरत में जो जिल्द के अंदर मौजूद स्वेट ग्लैंड होते हैं वो पसीना बनाते हैं, और पसीना जिल्द की सतह पर आ जाता है जिसकी वजह से, और ये बेसिकली पानी होता है जिसमें थोड़ा सा नमक वगैरह होता है, साल्ट वगैरह होता है। तो एज द स्वेट इवेपोरेट्स हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, कह रहा है कि जब पसीना बुखारात बनकर इवेपोरेट हो जाता है तो जिस्म से हिरारत निकल जाती है। यानी जैसे गर्म कपड़े पानी के खुश्क होते ही वो होते वक़्त जब वो ठंडे महसूस होते हैं ना, ऐसे ही जब, क्योंकि पानी के जो खुश्क होने में हीट इस्तेमाल होती है, और जो इसी तरह जो हमारी बॉडी का हीट है, वो भी पसीने को बुखारात बनाने में इस्तेमाल हो जाती है हीट। तो इसलिए जिस्म जो है वो ठंडा हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इसके जो नीचे है तो क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर फॉल टू 37 डिग्री। तो इस तरह जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो वापस 37 डिग्री की तरफ आ जाता है। यानी ये नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। जब टेम्परेचर वापस नॉर्मल आ गया तो मज़ीद पसीना आना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव फीडबैक मतलब ये है कि जो किसी कंट्रोल मैकेनिज़्म, एक ऐसा मैकेनिज़्म आप समझ लें जो चीज़ के बढ़ने पर इसे कम कर दे और कम होने पर वो बरकरार रखे, यानी इसे बैलेंस करे। तो अब हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड पर जो लेफ्ट टॉप पार्ट है, वो क्या कह रहा है कि बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो 37 डिग्री, यानी कि जब जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री से नीचे गिर जाए तो फिर क्या होता है? ये सर्द मौसम में हो सकता है, या पानी में ज़्यादातर बंदा रहे तब हो सकता है, या वीक बॉडी की वजह से हो सकता है जब जिस्म ठंडा हो जाता है और इसे गर्म होना ज़रूरी होता है। तो फिर क्या होता है? तो मसल स्टार्ट शिवरिंग, तो शिवरिंग जनरेट हीट। तो इस सूरत में मसल जो है वो कांपने लगते हैं, कांपना शुरू कर देते हैं, और शिवरिंग से हीट पैदा होती है। और शिवरिंग में मसल्स बहुत तेज़ और बार बार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से यानी कि सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, और इस मेहनत में जो है वो यानी कि एटीपी इस्तेमाल होती है। तो एटीपी इस्तेमाल होके तो क्या होता है कि जो हीट है वो पैदा होती है, तो जो जिस्म को जो है वो गर्म कर देता है। यानी ये वॉलंटरीली नहीं बल्कि इनवॉलंटरीली मसल्स होते हैं, यानी कि हमारी मर्ज़ी से नहीं होती। ये खुद जब इसको हीट चाहिए होती है तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह ये हीट जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर राइज़ेज़ टू 37 डिग्री, इस तरह ही